अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कौम को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर ऐसा बेवकूफ़ समझ लिया गया है जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं है। बताया कैंसर का जाकर डराता है, कैंसर के बताकर हुकूमती हल्के डराते हैं, जबकि बुखार पर मना लिया जाता है। यानी कल से पेट्रोल पर 11 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ जब आई थी तो सबको पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है, और फिर 5 रुपये 40 पैसे बढ़ा दिए गए। आज मरीम नवाज़ ने कश्मीरी इलेक्शंस के एक जलसे में पेट्रोल की कीमतों को लेकर हुकूमत को किस तरह तनकीद का निशाना बनाया, ज़रा सुनिए। कि जिनके पास गाड़ी है वो भी साइकिल खरीद लें, जिनके पास मोटरसाइकिल है वो भी साइकिल खरीद लें, इसलिए कि उनको फिर तेल की कीमतें बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान तो साइकिल पे वजीर आजम ऑफिस जाता है, वो वाला वजीर आजम ऑफिस जो उसने एक यूनिवर्सिटी में खोल रखा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, दियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वही मतवक्के बयान दिया कि ओगरा की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम पर बोझ ना डालने की गर्ज से हद दर्जा रिलीफ देते हुए 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा किया है। बड़ा एहसान किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम पर, 11 रुपये का बताकर 5 रुपये बढ़ाना। और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर इत्तलात ये कहकर आवाम को तसल्ली दे रहे हैं कि आलमी मार्केट में मुसलसल इजाफे की वजह से हमारे पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन इस इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमतें खित्ते के बाकी ममालिक से कम हैं। ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है, ऐसे राज़ी करने की कोशिश की जा रही है आवाम को। दूसरी तरफ LPG की कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, और अब LPG की जो सरकारी कीमत है ये 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। यानी हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। इसे कहते हैं दायां दिखाकर बायां मारना। ये पेट्रोल बम ऐसे वक्त में गिराया गया है जब ईद सर पर है, लोगों ने अपने घरों को जाना है। पहले ही ऐसे मौक़ों पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो दुगने किराए लेते हैं, और आम शहरी जो है, आवाम जो है, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, उन्होंने ईद अपनों के साथ गुजारनी होती है, और ऐसे में ईद से 4 दिन पहले हुकूमत का ऐसे इक़दामात, यकीनन इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। इस पर हमने बात करनी है। दूसरी तरफ हमने बात करनी है रिंग रोड स्कैंडल की, जिसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। रावलपिंडी रिंग रोड PTI हुकूमत का नाज़रीन एक मेगा स्कैंडल सामने आया है। ये साबित हो गया है कि रोड का डिज़ाइन गैर कानूनी तौर पर बदल कर कुछ ज़मीनों को फ़ायदा पहुंचाया गया, जो पहले ही मकामी ज़मींदारों से ब्लैकमेल करके सस्ते दामों खरीदी जा चुकी थी। करप्शन की इस दास्तान को एक तरफ वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी तो दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ जोड़ा गया था। चंद महीने पहले जब यह करप्शन की कहानी सामने आई तो DG एंटी करप्शन के नीचे एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने लगभग 100 से ज़ायद अफराद के बयानात रिकॉर्ड करके वज़ीर आज़म को ये बताया, तस्दीक की कि रावलपिंडी रिंग रोड में अरबों रुपए का घपला हुआ है। लेकिन जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान को कहा जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है, जबकि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को मुल्जिम डिक्लेयर किया गया है, और इन दोनों मुल्जिमान को FIA ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नाज़रीन, बात यहाँ खत्म नहीं होती। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के असर मुतासरीन तो वो हैं जिन जमींदारों से कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी बुलाकर जिन्हें सस्ती ज़मीनें उनसे ख़रीद ली गई या जिन्हें आगे जाली फाइलें बेची गई। ज़मीनों को रिंग रोड के डिज़ाइन में जाहिर किया गया और सरकारी रेट पर ख़रीद लिया गया, जबकि बाद में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ वहाँ बनाकर प्लॉटों में बेचा जाता रहा, महंगे दामों बेचा जाता रहा। अरबों खरबों रुपए का स्कैंडल है ये। 1997 में बनने वाले इस मंसूबे की ड्राइंग 2016 में नून लीग के दौरे हुकूमत में तैयार हुई। बुनियादी तौर पर रिंग रोड को 40 अरब रुपए में तैयार होना था, और ये रोड 29.5 किलोमीटर लंबी थी। PTI हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 2019 में इस मंसूबे का आगाज़ किया, मगर इसकी ड्राइंग को और 30 किलोमीटर से बढ़ाकर 60 किलोमीटर लंबा कर दिया गया, और फिर जो लागत थी ये भी 40 अरब से बढ़कर 60 अरब तक पहुंच गई। इस रोड में 5 नए इंटरचेंज भी शामिल किए गए। मंसूबे का आगाज़ होते ही प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार हो गई। इन हाउसिंग सोसाइटियों ने 64,000 किनाल अराजी
कम कीमत में खरीदी, जबकि इस रकबे से कहीं ज़्यादा फाइलें फ़रोख्त की गई, बेची गई लोगों को। यानी हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास इतनी ज़मीन नहीं थी जितनी फाइलें बेचकर अरबों रुपए इकट्ठे किए गए। अब आम तासुर तो ये मिल रहा है कि इस रिपोर्ट में सियासी शख्सियात को क्लीन चिट दे दी गई है। अब ब्यूरोक्रेसी और चंद रिटायर्ड अफसरान को इस मेगा स्कैंडल का जिम्मेदार ठहराया गया है। जुल्फी बुखारी पहले इस्तीफा दे चुके हैं। ये बात तो हकीकत है, ये करप्शन रातों रात नहीं हुई है, बल्कि कई महीनों तक, कई अरसे तक आम ज़िम्मेदारों को ब्लैकमेल किया जाता रहा, और वो भी मुल्क के उस मरकज़ में बैठकर जहां सारे इदारों बल्कि वतन अजीज़ के बड़े बड़े जो ना वो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, सियासतदान रहते हैं, जहां मुल्क की जो किस्मत है, आम आवाम के लिए फ़ैसले होते हैं, वहां ये बैठकर सब कुछ हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी अपने छोटे छोटे अफसरान से मिलकर अरबों खरबों रुपए हज़म कर गए? सिर्फ 2 अफसरान को इसमें गिरफ्तार किया गया है। क्या ये करप्शन की जो कहानी है 2 अफसरान के गिर्द घूमती है? अरबों खरबों का ये जो घपला है, इतनी बड़ी जो ये लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्या ये 2 अफसरान ने मिलकर किया है? क्या इसमें कोई और शख्सियत मुलविस नहीं है? क्या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था? जितने अरबों रुपए इसमें हज़म किए गए हैं, हड़प किए गए हैं, क्या इन 2 अफसरान के ज़िम्मे पड़ते हैं वो सारे? बुज़दार साहब को भी क्लीन चिट मिल गई है, जुल्फी बुखारी को भी मिल गई है, गुलाम सरवर खान को भी मिल गई है। अगर कोई ज़िम्मेदार ठहरा है तो ये 2 ब्यूरोक्रेसी के अफसरान ठहरे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मुबारकबाद दें आवाम को, अफसोस करें, क्या करें? मुबारकबाद इस लिहाज से आप लोग दे रहे हैं कि शुक्र अदा करें, 11 रुपये बढ़ने थे, नहीं बढ़े, प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आ गया, उन्हें तरस आ गया आवाम पर, 5 रुपये बढ़ा दिए। आज इसी को लेकर कुछ लोगों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या रिएक्शन है कि ईद से 4 दिन पहले इतनी क्या इमरजेंसी थी कि प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई। लोग आगे ही पहले तंग होते हैं, जिन्होंने बाहर जाना होता है, दूसरे शहरों में सफ़र करना होता है, ज़ाहिर किराए बढ़ जाएंगे, लोग तो हर तरफ महंगाई में पिस कर रह गए। ज़रा पहले लोगों की राय सुन लीजिए, फिर उस पर अपना ज़रा रद्द-ए-अमल दीजिएगा कि कितना ज़रूरी था ईद से पहले ये फैसला करना। ज़रा प्लीज़ प्ले कीजिए। सरासर आवाम के साथ ये सख्त ज़िला में हमें ये जो आज का जो फैसला किया है पेट्रोल के हवाले से हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। असल में तो ज़िम्मेदार हुकूमत होती है, महंगाई उसी की वजह से हो रही है और डीजल की पेट्रोल की महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। इमरान खान ने कहा था कि सारी कीमतों में कमी करेंगे, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ना पेट्रोल के पैसे पूरे होते हैं, ना हमारे सब्जी के पैसे पूरे आ गए, सब्जी वगैरह हर चीज़ महंगी की जा रहे हैं। अब नहीं नज़र आ रहा उसे, जब कहता था जी जब चोर होते हैं पेट्रोल बढ़ जाता है। नहीं, महंगा होना चाहिए था क्योंकि वहाँ पहले बड़ी तंग है। ईद की छुट्टियां आ रही हैं और पेट्रोल का जो है वो बहुत बड़ा धमाका हो गया है। अपने घर में छुट्टियां गुजारने के लिए जाना है, 1000 रुपया किराया था, वहाँ पे 1500 रुपया किराया हो गया। बुनियादी तौर पर हुकूमत की नाकामी की बड़ी वजह यही होती है, आप अशिया ज़रूरियाँ महंगे कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि यही हुकूमत नाकाम है। आदत हो गई, अब हमें इंतजार है सुकून का, और आपको पता है कब्र में आप और मैं साथ ही जाएंगे। देखिएगा, देखा जाए मुल्क का कोई सिस्टम सही नहीं है, खाली पेट्रोल को छोड़ो अभी भी कम इजाफा हुआ है। बंदा करे तो करे क्या यार, समझ में नहीं आ रहा है। 11 रुपये का बोल देते फिर 5 रुपये बढ़ा देते हैं, तो हम है से रिलीफ को भी नहीं तस्लीम करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हम तब्दीली लाएंगे, अब वो तब्दीली ला रहे हैं। जो लोग मतलब सबसे कम तबके के लोग हैं उन्हें तो वैसे उन्होंने ख़त्म कर दिया। इमरान खान तो बहुत तोहफे दे चुके हैं इस मुल्क को महंगाई की सूरत में। आवाम की खुशी वो छीन रहे हैं, आवाम जो है अपने रात के खाने के लिए उसको फिक्र है, तो वो उनके लिए परेशानी ही परेशानी है। हमें तो नहीं था लगता कि इंक्रीज़ होंगी प्राइस, लेकिन ये अचानक इंक्रीज़ हुई हैं, तो ये थे अवाम के तासुरात। अली नवाज़ अवान साहब, अली नवाज़ अवान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। मुझे उम्मीद है आपने अवाम के तासुरात सुने होंगे और घबराए बिल्कुल नहीं होंगे आप। नहीं, मैं आपकी बात सुन के घबरा गया था क्योंकि आपने तो मतलब जिस तरह का इंट्रो दिया अवाम से तो मुझे समझ आ रही थी, वो बेचारों को तो मसाइल हैं, तो मुझे आपके इंट्रो की समझ नहीं, उस पर मैं घबरा गया। क्या समझ नहीं आई? चलें मैं समझा देती हूँ, समझ क्या नहीं आई मुझे बता दें।
अच्छा सुने तो सही सुने। आपने कहा ना जो आपको इसको इंतजार नहीं कर सकते थे, एक अशद जरूरत पड़ गई थी, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। दुनिया में ये हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में इस वक्त ये हो रहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि अमेरिका की 2008 के बाद सबसे ज्यादा बड़ी इन्फ्लेशन वो देख रहा है। यूरोप के जितने जरीदे इकोनॉमिस्ट समेत ये लिख रहे हैं कोविड की वजह से दुनिया पूरे के अंदर जो सप्लाई चेन्स हैं वो उठी हुई हैं। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आई हुई है। सिर्फ इन्फ्लेशन इस कोविड की वजह से दुनिया की जो टोटल जीडीपी है वो 4% दुनिया में सब्ट्रैक्ट हो गई है। मतलब ये कि 4 ट्रिलियन डॉलर दुनिया की इकोनॉमी से वाइप आउट हो गया। इस सूरत में पाकिस्तान को अलग बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल आप इंट्रो में ठीक कह रही हैं, क्योंकि दुनिया से तो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तेल तो पाकिस्तान का अपना निकलता है और तेल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिकदार में है, तो हमें क्या लगे दुनिया में अगर महंगाई हो रही है और दुनिया में तेल महंगा और हमारा तो तेल अपना और हम महंगा किए जा रहे हैं। सुनते तो जाए, अच्छा सुनते लें। अब तो पूरी तो आपकी सुनिए, आवाम की सुनिए, अब मेरी तो सुन लें। आप तो सुनने भी नहीं चाह रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के ट्रेंड्स आप देख लें और उन ट्रेंड्स में पाकिस्तान के फैसले देख लें। पाकिस्तान 2 महीने से और 2.5 महीने हो गए हैं इस जो तेल महंगा हो रहा है दुनिया के अंदर उसको रेजिस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना रेजिस्ट कर सकती थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितना रेजिस्ट कर सकती थी, उतना हमने किया। बट अब वो तेल की प्राइसेस उस लेवल पे चली गई हैं कि हम उससे ज्यादा बेयर नहीं कर सकते। ओगरा लिखता है, जो रेगुलेटर है, वो कह रहा है कि 11.5 रुपए कम से कम आपको तेल महंगा करना पड़ेगा। बट आप 5.5 रुपए करते हैं और गवर्नमेंट अपने ऊपर 5.5 रुपए का बर्डन लेती है। दिस इज द गवर्नमेंट। इससे पहले क्या था, आज से 8 साल पहले ले लें, पेट्रोल प्राइसेस 8 साल पहले जब डॉलर 108 रुपए का था, उस वक्त डॉलर प्राइसेस 113 के रुपए थी। मुझे एक चीज समझाएंगी कि गवर्नमेंट इसके अलावा क्या करे? मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, मुझे कोई मशवरा दे दें। अच्छा चले, मुझे भी मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। पेट्रोल अगर हमारा अपना नहीं है, ये 2 ट्वीट्स मैं आपको बताती हूँ। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया था 2018 जनवरी 1 को, ठीक है। वो अपने ट्वीट में, तब पेट्रोल प्राइसेस बढ़े थे, उन्होंने ट्वीट किया था एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड अ petrol bomb on the poor nation at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses. This time with a big increase in petroleum products. ये प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त की ट्वीट है। फिर असद उमर साहब ने ट्वीट किया था, हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का सिर्फ बहाना कर रही है, आवाम को ये नहीं बता रही है कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपए और पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपए टैक्स वसूल करेगी इस महीने। इस हुकूमत के हाथ सिर्फ आवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। तब पेट्रोल पाकिस्तान से निकलता था, तब पेट्रोल हमारा अपना था। अगर मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है तो इसी बजट में 612 बिलियन पेट्रोलियम लेवी की मद में आप लोगों ने इकट्ठे करने थे। तो ये तो हमें नज़र आ गया कि प्लानिंग तो पहले ही थी। अब बताएं। अच्छा, मैंने आपसे मशवरा मांगा था, आपने मुझसे सवाल कर लिया, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। अभी आपने 2 ट्वीट्स की बात की है, सुने तो सही, 2 ट्वीट्स की आपने बात की और दोनों ट्वीट्स में बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि आपका जो पीडीएल है और आपका जो सेल टैक्स है उसकी परसेंटेज बता दें। असद उमर के फ्लोर ऑफ द हाउस भी आप गिनवा दें, वो तकरीर सुना दें। और उन्होंने कहा था जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, दुनिया में प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, बट हम जो पीडीएल है और सेल टैक्स को 17% से ऊपर नहीं जाने देंगे और जो पीडीएल है उसको भी मिनिमाइज रखेंगे। इस वक्त जो पीडीएल है 4% और 6% पे है और जो आपका सेल टैक्स है वो 17% से कम है। दिस इज द रिलीफ जो हमने अपने लोगों से, अपनी आवाम के साथ इलेक्शन में जाने से पहले किया था। अब आप नून लीग का दौर आपने मुझे याद कराया, दोनों के ट्वीट्स भी याद कराए। नून लीग ने ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया हुआ है। दुनिया में जो सबसे सस्ता तेल किसी दौर में हुआ है पिछले 2 दहाइयों के अंदर, वो नून लीग के दौर में हुआ था। पीपल्स पार्टी के दौर में वो महंगा हुआ था, इसलिए पेट्रोल प्राइसेस 140 रुपए तक गई थी। नून लीग के दौर में $35 से $40 के अंदर तेल रहता था, जो $70 to $75 पर बैरल है। तो इसको जरा समझने की जरूरत है, ये टेक्निकल चीज है, पर फिर भी मुझे समझ आती है पूरी दुनिया के अंदर, मुझे समझ
क्या कह रहे हैं आप? 140 रुपए गई, किसके दौर में 140 रुपए फी लीटर गया था? पीपल्स पार्टी के दौर में, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इंटरनेशनली $140 पे, 130-140 डॉलर पे चला गया था। पाकिस्तान में जो उस वक्त डॉलर था अराउंड अबाउट 95 से 98 डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तान रुपी बात कर रहा हूं कि इतना एक था। तो 100 दुनिया में सबसे ज्यादा उस वक्त प्राइस हाइक आई थी पीपल्स पार्टी के दौर में। तो पाकिस्तान के अंदर भी वो शो हुआ था। नून लीग के दौर में ये प्राइसेस कम हो गई थी, 33 से $40 के अंदर 10 अरब मेरी बात सुने, ये जो आप बातें रिजर्व सेव हुआ था पाकिस्तान को, ये इस जबान में बातें एक रेडी वाले को समझ नहीं आती हैं। एक दिहाड़ीदार मजदूर को ये बातें समझ नहीं आती है। समझ आनी भी नहीं चाहिए। समझ आती है कि हमारी जेब में पैसे में इजाफा हो रहा है, हमारी आमदनी में इजाफा हो रहा है। उनको ये समझ में नहीं आती जीडीपी क्या होता है, उनको ये समझ में नहीं आती सेल्स टैक्स क्या होता है। आपको नहीं लगता इससे आप लोगों का वोट खराब होगा? अभी आपने लोगों की राय सुन भी ली। ये देखिए, आपने कुछ फैसले देखे, यही तो हमारा फर्क है पिछली गवर्नमेंट्स में और इस गवर्नमेंट में, यही फर्क है। और वो फर्क ये है कि हम पाकिस्तान के जो बेहतर जो पाकिस्तान के हक में जो फैसले हम वो करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि आप लोगों को जो फर्क नहीं पड़ता, जो आपके नजर नहीं आता, 1100 अरब रुपए का पैसा, नया पैसा इंजेक्ट हुआ है आपकी रूरल इकोनॉमी के अंदर। लोगों को नजर आ रहा है कि आपका पर कैपिटा इनकम 1,80,000 से बढ़ के 2,50,000 रुपए के ऊपर चला गया। लोगों को नजर आ रहा है सिर्फ जो 5-4 बड़ी क्रॉप्स आई हैं पाकिस्तान में और उनकी जो स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई गई है, 1100 अरब रुपया पाकिस्तान की रूरल मार्केट में गया है। जो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में नजर आता है 7% इंक्रीज में, जो आपको स्टील फैक्टर में नजर आता है 18% हाइक में, जो आपको ट्राइब व्हीलर की सूरत में नजर आता है, जो आपको एक हाथ से दूसरे हाथ, सूरत में नजर आता है, जो आपको सीमेंट में नजर आता है, जो आपको हाउसिंग की सूरत में नजर आता है। और उसके अलावा 10 अरब डॉलर एक नया पाकिस्तान की मार्केट में इंजेक्ट हुआ है जो रिमिटेंसेस की शेप में है। ये वो इत्मीनाद है फौरन जो हमारे पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। 10 अरब डॉलर जब पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान कोविड से नहीं निकल सकेगा, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की रिमिटेंसेस कम होगी, जब पूरी दुनिया बाशमूल हमारे एंकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में ग्रोथ अब नहीं हो सकती, उस वक्त आप लोगों को यकीनन इसका जवाब मिलेगा 2023 के इलेक्शंस में, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में। इंशाल्लाह बहुत होगा, अच्छा मिलेगा। और इंशाल्लाह हमारे बारे में केपी में भी आप लोग सब यही कहते थे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई लेके आए हैं, अगली दफा भी आप ये देखेंगे। अगर कोई ट्रेंड चेंज हो गया आजाद कश्मीर में तो यकीनन आप लोगों के ये इकदाम होंगे। आपको मैं बता रहा हूँ 2/3 मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं हम कश्मीर में। चले, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं जी, थैंक यू। रिंग रोड स्कैंडल एक मेगा स्कैंडल, सवालात उठे तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, एक मैसिव लेवल पर ये घपले हुए हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रही इतने बड़े पैमाने पर अरबों खरबों रुपए का ये जो फ्रॉड है, क्या इनकी जिम्मेदार सिर्फ 2 शख्सियात हैं? यकीनन आपकी नज़र से रिपोर्ट गुजरी होगी जो डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने कल पेश की है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश, कहा जा रहा है कि सिर्फ इनको पकड़ा गया है, ये मौरूदे इल्ज़ाम ठहराए गए हैं, इनको पकड़ा गया है, लेकिन हमारी अकल ये बात समझने से कासिर है कि इतने मैसिव लेवल पर करप्शन क्या सिर्फ 2 बंदे कर सकते हैं? कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, इतने अरबों रुपए क्या सिर्फ इन दोनों की जेब में गए? फिर डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो है क्या वो इससे आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या नैब के पास ये इख्तियार नहीं है? क्या नैब जुल्फी बुखारी को बुलाकर पूछेगा, गुलाम सरवर को बुलाकर पूछेगा, या ये समझा जाए कि क्लीन चिट मिल गई उनको? अच्छा, पहले आपने जो कहा कि बहुत सवाल उठे, बहुत सवाल नहीं उठे। हमने ये सवाल खुद उठाया था। ये तरीके इंसाफ की वो गवर्नमेंट है ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू ये बात नहीं हुई थी, कोई ये स्कैंडल अनअर्थ नहीं किया था किसी ने। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक सुमोटो लिया था, उनके सामने एक खबर आई थी, उनको किसी से फीडबैक आई थी कि इसमें मसाइल है, रिंग रोड जो पिंडी की जो रिंग रोड है इसके अंदर मसाइल आ रहे हैं, और उन्होंने उसके ऊपर सुमोटो लिया और उसकी सामने रखते हुए
जिन लोगों को वो उसके अंदर जिनका कोई ताल्लुक नजर आ रहा था, उन लोगों ने या वो किसी इंक्वायरी के ऊपर कोई असरअंदाज हो सकते थे, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। पूरी शफाफ एक इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट आई, लोग अरेस्ट हुए, जिन लोगों को क्लीन चिट मिली वो आपके सामने है। ये तरीकाकार है, दुनिया में इस तरह होता है, पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता था। पाकिस्तान में मोटरवेज बनी, पाकिस्तान के अंदर जो आप मोटरवे पे लाहौर ट्रेवल करते हैं, आप जीटी रोड अगर 284 किलोमीटर है तो मोटरवे 364 किलोमीटर क्यों है? क्यों उसके अंदर चक्री डाल दिया गया? क्यों उसके अंदर चकवाट डाल दिया गया? क्यों हमें वो कलर कहार की पहाड़ियों से गुजर के जाना? किसी ने आज तक उस गवर्नमेंट ने प्रूव नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। रायवेंड के अंदर पूरी एक रोड बना दी गई, फैक्ट्री के अंदर पूरा एक अहाता बना दिया गया, नाले बना दिए गए, कभी कोई बात नहीं। ये हमारी गवर्नमेंट है, हम आंसरेबल है, और हमारे सामने कोई चीज आती है हम उसे खुद अनअर्थ करते हैं, उसके ऊपर साफ और शफाफ इंक्वायरी कराते हैं। मामला तो था कि सियासी तौर पर फायदा उठाया गया है, पकड़ा जा रहा था, पकड़ा जाता है। तो सवाल तो उठेंगे ना कि सियासी तौर पर फायदे किसने उठाए? आप देखें ना, प्रोजेक्ट को लॉन मोड से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में तब्दील किया गया। प्रोजेक्ट में अटक लूप का भी इजाफा किया गया। रोड की लंबाई थी 36 किलोमीटर, जिसका इजाफा करके इसको 68 किलोमीटर किया गया। लागत थी 40 अरब, बढ़ के पहुंची 7 अरब तक। मेरा सवाल समझे ना कि सिर्फ ये 2 शख्सियात ही इसकी सिर्फ जिम्मेदार हैं। मैं फिर आपको यही कह रहा हूं कि एक इंक्वायरी हुई है, उसकी एक रिपोर्ट आ गई है, आपको कोई क्वेश्चन कर सकती हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये गलत है कि एक 36 किलोमीटर की थी वो 60 किलोमीटर पे क्यों चली गई, उसके अंदर जो एक वो जिगजैग है वो क्यों उसके अंदर शामिल कर दिया गया, क्यों ये बाकी चीजें हुई। इसीलिए तो हमने सुमोटो लिया ना प्राइम मिनिस्टर ने, इसीलिए तो इंक्वायरी हुई, इसीलिए लोगों ने रिजाइन किया, इसीलिए लोग गिरफ्तार हुए। यही तो मैं कह रहा हूं, ये पहले नहीं होता था, ये हमारी गवर्नमेंट में हो रहा है। इस पे तो आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर आप समझती इंक्वायरी ठीक नहीं है, इंक्वायरी के ऊपर सवाल उठाएं, इंक्वायरी के अंदर कोई लूप होल्स हैं उसको उसकी निशानदेही करें। बिल्कुल अप्रिशिएट करते। बेनामी ट्रांजैक्शन की इस केस में भी बात हुई, अगर इसी तरह इसमें कोई ऑपोजिशन के लोग इन्वॉल्व होते, जिस तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन को लेकर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बहुत से ऑपोजिशन के लोगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती रही, पापड़ वाला, फालूदे वाला, रेडी वाला, तो इस पर भी सामने आना चाहिए था ना लोगों को। इस पर भी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताना चाहिए था बेनामी कौन है, फ्रंटमैन कौन है, किसके नाम पर ये सब कुछ खुला, किसके नाम पर पैसे बनाए गए। तो इसीलिए तो इंक्वायरी कराई। देखिए अब आप मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात, अब आपके सामने 2 चीजें हैं, और 2 चीजें, एक आपने उसको रिलेट किया है शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के फेक अकाउंट से, और दूसरी चीज आपके सामने है जो ये रिंग रोड के हवाले से आई है। अब रिंग रोड के हवाले से किसी ने सवाल नहीं उठाया। तरीके इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने एक चीज आई, उन्होंने सुमोटो लिया, उस काम को रुकवाया, कुछ लोगों ने रिजाइन किया, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जो इक्विटल हुआ वो वापस आ गए। दूसरी तरफ देखें, एक इंक्वायरी होती है और हमारे दौर से शुरू नहीं होती, ये पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू होती है, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आता है, और आज भी वो उसको डिनायल में नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में, सलमान शहबाज शरीफ के अकाउंट में, नुसरत साहिबा के अकाउंट में, हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हमने नहीं कही, पीपल्स पार्टी के दौर से इंक्वायरी शुरू हुई थी। मतलब उनकी जो बेगम नुसरत भुट्टो के अकाउंट की जो उन्होंने अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं, 100% जो एसेट्स डिक्लेयर किए हैं वो टीटी बेस्ड है, वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। हमजा जितने कर रहा है वो 96% है, जो सलमान कर रहा है वो 98% है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में जो टीटी लगी, और तीसरा कि नुसरत शहबाज के अकाउंट में पैसे आते हैं, वो टीटी आती है, उससे निकाल के अपनी चौथी बेगम के लिए घर खरीदा जाता है। सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, और वो ये नहीं कह रहे, वो उसको डिनाई नहीं कर रहे, वो पूरा मामला इन्वेस्टिगेट हुआ ना। यहाँ तो पर कह रहा हूँ कि वो उसको डिनाई नहीं कर रहे। जी सुने तो सही, सुने तो सही, वो उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1992 में इसहाक डार एक लॉ लेके आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, और जो भी दुनिया से किसी के अकाउंट में लगेगी उसका नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल अभी आप वापस ले आए। ये मामला अभी नैब ने देखना है, नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब देखना यह है कि नैब सियासी लोगों से पूछगिछ कर पाती है या नहीं कर पाती है, इजाजत मिलती है नहीं मिलती है जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सवाल बनता है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़वान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, खाना जंगी के खदशात बढ़ रहे हैं, जिसका यकीनन असर हमसाया ममालिक पर पड़ेगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जहां तालिबान तेज़ी से कब्जा कर रहे हैं, वहीं जो आलमी ताकतें हैं वो भी इस खित्ते के ऊपर नजरें जमाए बैठी हैं और अफगानिस्तान हुकूमत को तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान की सरजमीन पर अफगान पीस प्रोसेस पर जोर देते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान में अमन से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। We are all very anxious. I know as President and I know from my conversations with the President last time, the President is very keen. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. For the business community, it will raise the standard of living in both the countries. दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान अमन के लिए 17 से 19 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ अफ़गान सदर हामिद कारज़ई को भी फ़ोन करके दावत दी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त ताशकंद में वज़ीर आज़म के साथ है। वो भी अफ़गानिस्तान को लेकर ये बात कहते आए हैं कि अगर तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हुई तो बहुत खून बहेगा। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने अफ़गानिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर्स को सील किया है, बल्कि किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हो रही है। हत्ता के तिजारती सामान से जो लदे भरे ट्रक हैं वो भी वहीं खड़े हैं। चमन की दूसरी साइड पर तालिबान कब्जा करते हुए पहुंच गए हैं। तालिबान की जारी करदा एक वीडियो में वेश और चमन के दरमियान लगे गेट बाब दोस्ती के ऊपर अफगानिस्तान के झंडे की जगह तालिबान के सफ़ेद झंडे को दिखाया गया है। भारत इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा खुद साख्ता स्टेक होल्डर बना हुआ है, जिसका बज़ाहिर बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। फिर भी अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारत से मदद लेने की बात करती हैं। यही नहीं, चंद रोज पहले भारत ने खुफिया तौर पर असलह बारूद से भरे तैयारे अफगान फोर्सेस को भिजवाए। लिहाजा जहां तालिबान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वहीं अफगान हुकूमत उन्हें रोकने के लिए अपनी जंगी तैयारियों में लगी हुई है। क्या हालात खाना जंगी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, भारत में तैनात अफगान सफ़ीर एक तरफ भारत से अस्करी मदद लेने का एतराफ़ करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर तालिबान से बातचीत नाकाम होती है तो भारत से फ़ौजी इमदाद तलब कर सकते हैं, ये अफगान सफ़ीर कह रहे हैं। और अफगान फ़ज़ाइया को तालिबान के ख़िलाफ़ भारत की मदद की अगर ज़रूरत हुई तो मदद भी ली जाएगी। अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी जो भारत ट्रेनिंग दे सकता है। सर, ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। भारत को एक बार फिर से मौका मिलेगा साजिशें करने का, प्रोपेगेंडा करने का। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माजी में हमेशा भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक बार फिर से भारत को मौका मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत जो कुछ पहले करता रहा है वो अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे उनकी गोद में बैठ के ये सब कुछ किया और उनको एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, क्योंकि अमेरिका की एक खामोश हमायत थी उनके साथ। जो अमेरिका के निकल जाने के बाद सूरत हाल बदल चुकी। अब अगर ये कोई कहे कि भारत अपनी फौजें भेज देगा वहां पे, वो कहते हैं ये मदद मांग सकते हैं, तो भारत सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे अपने सिपाहियों को मरने के लिए भेजे। जिस जंग में 20 साल तक अमेरिका, नेटो, 40 मुल्क मिले हुए थे, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, अरबों डॉलर खर्च किए, बेहतरीन इक्विपमेंट दुनिया का सबसे अच्छा, तो 20 साल बाद आखिर निकलना पड़ा वहां से और कोई भी नतीजा हासिल ना हो। लेकिन भारत के भी तो बड़े स्टेक्स हैं। भारत ने भी तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो उसको डूबती हुई नजर आ रही है। वो डूबेगी, उसमें भारत ये नहीं कर सकता कि जाके वहां पे अपने ट्रुप्स भेज के तो इनकी मदद करे। वो उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ट्रुप्स भेजने में उसके ट्रुप्स भी उसी तरह फंस जाएंगे जिस तरह के अमेरिकन फंसे रहे हैं वहां पे, या और भी जो भी ताकतें आती नहीं है वहां पे। हाँ, अलबत्ता भारत हो सकता है अगर वहां पे ये काबुल एयरफील्ड या कोई ऐसी एयरफील्ड वहां पे मौजूद रहे इनके कब्जे में, यानी उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के कब्जे में हो, तो हो सकता है भारत अपने कुछ जहाज वगैरह भेज के कोई बॉम्बिंग शॉम्बिंग का काम करे। लेकिन बॉम्बिंग तो आपको पता है कि तालिबान ने 20 साल अमेरिका की बॉम्बिंग भी देखी है। तो उससे अगर कोई ये सोचे
कि उससे तालिबान जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी, तो वो नहीं होगा। अलबत्ता जो भारत काम करेगा, जिसका मुझे अंदाज़ा है, वो ये है कि भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, अमन ना आए। अगर अमन आता है तो वो सिर्फ अशरफ गनी ही सदर हो तो अमन आए, और अगर अशरफ गनी नहीं रह सकता तो फिर कोई भी ना रहे। नतीजा ये कि जब बदअमनी होती है, जब एक डिस्टेबलाइज मुल्क होता है, तो फिर हुकूमत हो या ना हो, जिस किसी की भी रिट पूरे इलाके पे नहीं होती, उसकी वजह से फिर इनके लिए आसानी होगी कि किसी न किसी अफगानिस्तान के किसी न किसी कोने में दहशतगर्दों को ये पालते रहें और वो वक्तन फक्तन पाकिस्तान में आके हमले करें। सो भारत ये जो उसका एक्चुअल मकसद था, वो जो $3 अरब कहते हैं लगाया, वो तो एक बहाना है। भारत को अफगानिस्तान जो कि एक मुसलमान मुल्क है, उससे क्या मोहब्बत हो सकती है उसके अपने मुल्क में। भारत में आप देखिए मुसलमान कितने जलील हो रहे हैं, मुसलमानों को जो हाल किया वो उसमें, उससे तो मुसलमानों से नफरत है, मोहब्बत वाली तो बात ही कोई नहीं है। सही। तो अफगानिस्तान पे मेहरबानी सारी थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए, ये था सारा। तो वो अगर उसको मिल जाए वहां पे कि टेररिज्म करा सके, वो वहां से 20 साल कुछ हासिल ना करने के बाद भी जंग शुरू करने वाला अमरीकी सदर जब ये कहे कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला एक गलती है, ये मैं बात कर रही हूँ साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की। जी, जॉर्ज बुश ने कहा जी। तो इसको क्या समझा जाए? 20 साल के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला, आप साल 2 साल और ठहर जाते, क्या मिलना था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिलना था। देखिए, ये एक असेसमेंट है जो आज के सदर ने, जो बाइडन ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने मिलके की, और वो इस पे इत्तेफाक राय हुआ कि 20 साल में अगर हम कोई चीज बदल नहीं सके वहां पे, हमने कहा था जी नेशन बिल्डिंग करेंगे, वो नहीं हो सकी। हमने कहा था कि खवातीन के हुकूक, तो वो हम बड़े मार्जिनल चेंज ला सके, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली नहीं आ गई वहां पे। जमहूरियत है तो वो लूली लंगड़ी इस वजह से कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में कुछ वोटिंग हो जाती है, वरना को आम ट्राइबल सोसाइटी है वो सारे तो जमहूरियत नहीं मानते। और फिर तालिबान मौजूद रहे हैं, तालिबान हैं वहां पे जिनको खत्म करना चाहते थे, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो इन हालात में जॉर्ज बुश ये कह सकता है अपनी, क्योंकि दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये चीज वाज़ेह है कि ये पूरी एक असेसमेंट करके तो किया गया कि देखें हमने 21 साल हो जाए, 22-23, बिल आखिर हमने इसी तरह निकलना है, तो क्यों ना आज निकल। सो ये वो फैसला है। जॉर्ज बुश जो है वो ये कह सकता था कि जी हमें निकलने से पहले कोई वहां पे जमीन पे इनका कोई बातचीत का जरिया कराना चाहिए था, जिससे कि हालात नॉर्मल करने चाहिए थे, स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए था, सियासी हुकूमत कायम होनी चाहिए थी। बिल्कुल वो उसने नहीं किया, जबकि उनके इख्तियार में था कि अशरफ गनी जो रोड़े अटका रहा है उसको रोकते या उसको निकालते। अच्छा जनरल साहब, हम जो पाकिस्तान मेजबानी करने जा रहा है अफगान स्टेक होल्डर्स को बुलाकर अमन कॉन्फ्रेंस जो 18-19 को होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ने कल टेलीफोन करके साबिक अफगान सदर हामिद करजई को दावत दी, वो मान गए, इधर से बता भी दिया गया हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से। लेकिन फिर बाद में कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बाद में इंडियन वजारत ख़ारजा की तरफ से, इंडियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से हामिद करजई को कॉल की गई, जिसके बाद अब तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं हामिद करजई कि वो आए इस कॉन्फ्रेंस में या ना आए। इसका मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है भारत। देखिए, ये करेगा अभी भी। उसकी वजह ये है, मैं एक चीज आपको बता दूं, आज अगर तालिबान वहां पे हावी हो जाते हैं तो अशरफ गनी और ये हामिद करजई वगैरह, ये सारा टोला जितना है, इनका ठिकाना भारत हो। अगर ये पाकिस्तान के साथ हर्जा सराई न करते, पाकिस्तान के साथ मामला ठीक करते, तो फिर ये शायद भाग के इधर आ जाते। अब इनको पनाह देने वाला भारत, तो भारत के साथ ये रखेंगे ताल्लुकात ठीक। और फिर इन्होंने भारत में प्रॉपर्टीज भी ली हुई हैं, बाज लोगों ने दूसरी शादियां वहां पे की हुई हैं, और इतने 20 साल के असर रसूख ये हुए कि 20 साल भारत से पैसे खाते रहे। तो कहीं तालिबान आ रहे हैं जनरल साहब, तालिबान आ रहे हैं इसमें कॉन्फ्रेंस में? तालिबान का मेरा ख्याल है तालिबान तो आ जाएंगे, वो उनका शायद मसला ना हो। इन्हीं लोगों का, ये जो हुकूमती और दूसरे अरकान हैं, इनकी प्रॉब्लम है कि इनको भारत रोक रहा है और शायद ना आए। सही। और अगर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान कम से कम एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा है कि हमने तो हर लम्हा कोशिश की है कि आप लोगों की आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग करा दी जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर देखिए हमारा नुकसान होगा बहुत जब ये लड़ते हैं, जब ये डिस्टेबलाइज होगा अफगानिस्तान,
तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। सी पैक हम जिधर ले जाना चाहते हैं नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन अफगानी भी तो मरते रहेंगे ना। ये तो अफगानियों को सोचना है कि उनकी पॉपुलेशन, उनकी आबादी, उनके गरीब गुरबा लोग कब तक मारते रहेंगे, ना गुर्बत खत्म होती है ना उनका खून-खराबा खत्म होता है। बहुत तो ये शुक्रिया उनको सोचना। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कोरोना की चौथी लहर तबाही मचा सकती है। एनसीओसी ने पूरे पाकिस्तान को खबरदार किया है और ये कहा है कि सूरत हाल दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की भारतीय किस्म यानी डेल्टा वायरस मौजूद है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर का ये मानना है कि मुल्क भर में केसेस में 5% इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के मखसूस एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिंध हुकूमत ने भी सूबे भर में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। इस वक्त तकरीबन 4 मोहलिक किस्में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों की जानें ले रही हैं। अब तक कोरोना की वजह से 40 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं, जबकि 18 करोड़ के लगभग कोरोना मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। स्पेन और यूरोप के दूसरे ममालिक में कोरोना वबा की 5वीं लहर आ रही है, जबकि पाकिस्तान को कोरोना की चौथी लहर का सामना है। फिर ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की तैयारी की हुई है, इंतखाबी मुहिम के लिए जल्द से जुलूस हो रहे हैं, बल्कि अब तो वज़ीर आज़म भी आज़ाद कश्मीर जाने के लिए वो भी अब तक शेड्यूल दे चुके हैं। यही नहीं, तलबा के एहतजाज के बावजूद वज़ीर तालीम ने इम्तिहानात कराने का ऐलान भी किया। हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताही तकारीब भी मुनक्किद हो रही हैं। क्या कोरोना का ख़तरा सिर्फ गरीब आवाम को है जो मजदूरी के लिए घर से निकलता है, या बच्चों को स्कूलों में सिर्फ ख़तरा है? ये हुकूमत कर क्या रही है? क्या जलसे जुलूसों में ये ख़तरात नहीं होते? हुकूमत भी जलसे कर रही है, अपोजिशन भी जलसे कर रही है। अगर कोरोना की नई लहर इतनी खौफनाक है तो हुकूमत को आगे बढ़कर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए क्या मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए? दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत ये बताता है कि कोरोना वबा का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो जाता कि जब तक दुनिया भर के 70% अफराद को वैक्सीन नहीं लग जाती। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 20% शहरियों ने वैक्सीन लगवाई है। ऐसे में कोरोना की इस चौथी लहर से निपटना कितना मुश्किल हो सकता है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। वालेकुम सलाम। जब कोरोना शुरू हुआ तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पहली के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और अब यूरोप में तो कह रहे हैं 5वीं भी शुरू हो गई है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने वर्स्ट हो जाएंगे, लोग अपनी जानों से जाएंगे। सर, जो अब चौथी लहर जो पाकिस्तान में बताया जा रहा है, जिसकी वजह इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा है, लेकिन सर दूसरी तरफ जब हमें ये बताया जाता है कि ये चौथी लहर इतनी ख़तरनाक है कि जो वैक्सीन लगवाई जा रही है मौजूदा उसका कोई असर नहीं होगा, ख़ास तौर पर साइनोवैक जो चाइनीज़ वैक्सीन है, सर किस हद तक ये बात दुरुस्त है? इससे खदशात और बढ़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आप ये वैक्सीन जो है चाइनीज़, इससे बचाव नहीं होगा। ये जितनी वैक्सीन हैं इस वक्त, चाहे चाइनीज़ हो चाहे दूसरी वैक्सीन हो, सब जो है आपको डेल्टा वायरस और डेल्टा प्लस वायरस से काफ़ी हद तक बचाव रखती हैं। शदीद बीमारी से ये सब आपको बचाती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से और अमवात से भी बचा रही हैं ये। बस ये है कि जो कोरोना वायरस फिर भी आपको हो सकता है, लेकिन माइल्ड अटैक होगा, थोड़े बुखार होगा, थोड़ा दर्द होगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अगर तो जिन लोगों ने वैक्सीन नए वायरस की बात कर रहे हैं जो इंडियन वेरिएंट है, इसमें भी ये मामूली अलामात ही होंगी, क्योंकि कहा जा रहा है ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, बहुत जल्दी डैमेज करता है लंग्स को। ये उन लोगों को बहुत जल्दी डैमेज करता है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ले रखी हो। जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी हो उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है, फिर भी कोरोना वायरस अटैक करता है, थोड़ा बहुत डैमेज करेगा, लेकिन माइल्ड अटैक्स होंगे और आपको बचा के रखेगा। तो अगर ये किसी ने कहा है आपसे कि ये जो है ये वैक्सीन जो है प्रोटेक्ट नहीं करेंगी डेल्टा
प्लस या डेल्टा वेरिएंट से, तो ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये यकीनन प्रोटेक्ट करता है और वैक्सीन जिन लोगों को लगा सकते हैं जो लोग, वो फौरी तौर पे लगानी चाहिए, ये सोचे बगैर कि हम ये लगाएं या वो लगाएं। जितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं सब आपको डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देती हैं। हाँ, 100% प्रोटेक्शन नहीं होती, बहुत सारे लोगों को फिर भी कोरोना होगा लेकिन शिद्दत नहीं होगी बीमारी की, तो ये जो है फिर भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। सर जरा एक कंफ्यूजन डॉक्टर साहब जरा ये दूर कर दें, जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है चाइनीज़ वैक्सीन, लेकिन बाद में अगर डोज उसकी नहीं मिल रही है या ओवर डेट हो गया है या जिस मुल्क में ट्रैवल करना है, ये मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी ओवरसीज़ ने लगवानी है तो क्या मुख्तलिफ वैक्सीन लगवाई जा सकती हैं? अगर किसी ने साइनोवैक लगवाई है, चाइनीज़ कोई वैक्सीन लगवाई है, लेकिन बाद में अगर मुतालबा आ गया या डिमांड है जी किसी मुल्क के लिए फाइज़र लगवानी है, तो सर ये लग सकती है 2 डिफरेंट वैक्सीन या इसका रिएक्शन होगा? जी बिल्कुल लग सकती है। जब दूसरी वैक्सीन लगाएंगे तो थोड़े आफ्टर इफेक्ट्स तो होते हैं सेकंड डोज के, लेकिन कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। मतलब 2 मुख्तलिफ वैक्सीन लग सकती हैं? 2 मुख्तलिफ वैक्सीन भी अगर आपको मजबूरी के तौर पे लगानी है तो लगा सकते हैं। प्रेफरेबल तो ये है कि आपने जो लगाई है और उसके अगर 2 डोज चाहिए तो वही लगवाएं, लेकिन आपको ट्रेवल के लिए या अगर जो बैनुल-अक़वामी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप एस्ट्राज़ेनेका या कोई दूसरी वैक्सीन लगाएं, तो आप दूसरी भी लगा सकते हैं और लगानी चाहिए उसको। उसमें कोई जान का ख़तरा नहीं है आपको। सही। जो सर कुछ खबरें आई कि कोरोना वैक्सीन ख़राब हो रही है, अब बहुत सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं, सर क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो इसकी वजह क्या है? वैक्सीन क्यों ख़राब हो रही है? क्या उसका जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं दे पा रहे हम? वैक्सीन अगर सही जगह पे रखी हो और प्रॉपर स्टोरेज हो तो यकीनन ख़राब नहीं हो सकती। आपको अगर किसी एक जगह कोई शिकायत आई है तो हो सकता है किसी फ्रिज में रखी हो और फ्रिज ख़राब हो गया हो, लेकिन जनरली ये बात सही नहीं है। जनरली आमतौर पे जो वैक्सीन दी जा रही हैं ये सब ठीक है। कोई एक आध इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जिसके बुनियाद पे आपको ये इत्ला मिली है, लेकिन जनरली जितनी वैक्सीन मिल रही हैं हॉस्पिटल से, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दी जा रही हैं, वो सब ठीक है और वो आपको झिझक के लगानी चाहिए। सही। डॉक्टर साहब 1.5 सालों में चौथी लहर का सामना है और अब तक हम लोग बमुश्किल 20% लोगों को वैक्सीनेट कर सके हैं। सर अगर इतनी रफ्तार से वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी रहा तो सर ये आपको लगता है कि हम इस वबा पर काबू पा सकेंगे? आपको कोरोना वायरस के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चौथी लहर, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 8वीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं, क्योंकि ये जो शक्ल बदल के आ रहा है, हर 2 हफ्ते बाद ये नई शक्ल इख्तियार कर रहा है और ये जो है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का है और बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये जो है वैक्सीन नहीं बनने में 1.5 साल लगता है, ये शक्ल बदलने में 1 हफ्ता लगाता है और फिर ये अपनी अरबों कॉपीज़ बनाता है एक इंसान के अंदर दाखिल हो गया और फिर जब बाहर आता है तो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो अब आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। फ्लू का वायरस देखिए कितना पुराना है और आज तक कोई वैक्सीन उसके लिए इफेक्टिव तैयार नहीं हुई। तो यही सूरत हाल इसकी लगती है। जब तक कि दुनिया की 70-80% आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जिसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं, जब तक आपको इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप इसके साथ जिए। मुल्क के अंदर आप कोशिश करें कि आपकी 70-80% आबादी वैक्सीनेट हो जाए, जिसमें कम से कम 1.5 साल अभी लगेगा और फिर भी यहाँ पे आता रहेगा बाहर से, क्योंकि सारी दुनिया तो 70-80% आसानी से वैक्सीनेट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।